Hello everyone and welcome to Self Study. So in this video, we'll be discussing about microorganisms, friend and foe. Class 8th CBSE, second chapter. So the very first question which arises is, what are microorganisms? Microorganisms क्या होते हैं? So they are the organisms which are very small. They are so small that they cannot be seen by unaided eye. Unaided मतलब आप किसी भी दूसरे इक्विपमेंट के बिना उस चीज को नहीं देख सकते. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उन्हें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के नहीं देख सकते, अनएडेड या नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जब इनकी क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन मतलब हम इन्हें एक टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में डाल देते हैं. तो क्लासिफाई करने पे ऐसी 4 कैटेगरी बनती हैं. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंजाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज एल्गे. तो माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन में कितनी कैटेगरी आई? 4. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे. वायरसेस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, लेकिन इनकी एक कंट्रोवर्सी है कि ये लिविंग है या डेड है. तो अभी इस चीज को इनको एज सच क्लासिफाई करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं डाला गया. जो मेन 4 कैटेगरी हैं वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गे ही है. वायरसेस माइक्रोस्कोपिक है. ये जो है सिर्फ अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर भी ये वायरस गया है उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, एक प्लांट सेल भी हो सकता है और एक एनिमल सेल भी हो सकता है. तो वायरसेस क्या है? वो माइक्रोस्कोपिक है नेचर में, मतलब वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही इतना छोटा पार्टिकल है. लेकिन वो लिविंग कब होता है? बस जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है, तभी वो रिप्रोड्यूस करता है. अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं और कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सो वेयर एंड हाउ डू माइक्रोब्स एग्जिस्ट? सो बेसिकली ये जो माइक्रोब्स हैं ये आपको हर जगह मिलेंगे और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ये सिंगल सेल के भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं. जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे सिंगल सेल हैं, मतलब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है. और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो क्या है? जैसे फंजाई है, इट इज अ माइक्रोब बट इट इज मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है. ऐसे ही आपको जो एनवायरमेंट होता है जिसमें ये मिलते हैं वो आइस कोल्ड एनवायरमेंट से हॉट स्प्रिंग्स तक में ये आपको मिलेंगे. मतलब बहुत ठंडी जगह पर भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा गर्म जगह पर भी मिलेंगे. इंसान के अंदर भी, इनसाइड ह्यूमंस भी आपको मिल जाते हैं. एंड दे अकर फ्रीली और लिव इन कॉलोनीज. अब ये अकर फ्रीली और लिव इन कॉलोनीज वाला क्या चक्कर है? देखो, जब ये फ्रीली अकर करते हैं तब क्या होता है? इस तरीके से सिर्फ एक एक माइक्रोब होगा. और जब ये कॉलोनीज में अकर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं. मतलब बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़कर एक साथ रहते हैं, इसे कहते हैं कॉलोनी. जैसे हमारे यहाँ पे कॉलोनी होती है ना, एक कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं. सिमिलरली ये भी एक कॉलोनी में बहुत सारे एक साथ रहते हैं. Next comes that these microbes are our friends. ये जो microbes हैं ये हमारे friends हैं, है ना? That is what our chapter says, that microbes, friends or foe. तो अब
ये माइक्रोब्स जो हैं ये हमारे फ्रेंड कैसे हैं, इस वीडियो में आगे हम सिर्फ उनकी फ्रेंडलीनेस को ही देखेंगे। सबसे पहला, ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमें कर्ड और ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। अब कोई भी चीज अगर हमें कुछ करने में हेल्प कर रही है तो वो हमारी फ्रेंड हुई। सिमिलरली ये माइक्रोब्स भी हैं। कर्ड बनाने में कैसे हेल्प करते हैं? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई करेगा, बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस करेगा और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो कर्ड बन जाता है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि जब घर में कभी भी कर्ड जो है वो बनाया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑलरेडी जो कर्ड होता है पहले का उसमें से थोड़ा सा और लेकर, उसमें से और थोड़ा सा दही लेकर और उसको अ बिट हॉट मिल्क, वार्म मिल्क उसमें डाल दिया जाता है। वाई? क्योंकि जो पहले वाला कर्ड था उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट था। अब उसने आपने उसको एक ल्यूक वार्म मिल्क में ऐड किया, तो जब आपने इसमें पहले वाला कर्ड ऐड कर दिया तो इसमें बैक्टीरिया आ गया। अब बैक्टीरिया जब इसमें आया तो हमने थोड़े से गर्म दूध में उसको डाला है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है तो ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। जब ये जल्दी मल्टीप्लाई करता है तो ये मिल्क को कर्डल कर देता है और कर्ड जो है वो जल्दी फॉर्म होता है और आसानी से फॉर्म हो जाता है। So the bacteria responsible for the making up of curd is Lactobacillus, because it multiplies rapidly in warm temperature. It produces lactic acid, which converts milk into curd. Next is making of bread. देखो अब कर्ड कौन बना रहा था? एक बैक्टीरिया। ब्रेड बनाने के लिए हेल्प कौन करता है? ईस्ट। ब्रेड बनाने के लिए हेल्प करती है ईस्ट। ईस्ट इज जनरली अ फंजाई। तो ईस्ट भी अब रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रही है, मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो रही है रैपिडली। ये क्या करती है? ये ईस्ट जो है जब ये किसी भी शुगरी सब्सटेंस पे ग्रो करती है, शुगरी सब्सटेंस का मतलब चीनी ही नहीं है, मतलब जिस भी किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, दैट इज अ sugary substance. So whenever yeast grows on a sugary substance, it produces carbon dioxide gas. कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जब गैस प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करती है, जो भी डो होता है, आटा जो होता है ब्रेड का जो डो है, उसके अंदर गैस जो है फिलअप होनी शुरू हो जाती है। अब आप किसी भी चीज के अंदर गैस को फिल करते हो तो वो जो चीज है वो राइज कर जाती है ना, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। यू फिल गैस इन अ बलून, तो बलून कैसा हो जाता है? इट इन्फ्लेट्स। सिमिलरली डो जो होता है वो भी इन्फ्लेट हो जाता है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। वहां पर क्या हो रहा होता है? बेसिकली फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू जो ब्रेड का डो है वो रेडी किया जाता है। और वो जो फर्मेंटेड डो होता है जब हम उसको कुक करते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। जैसे ब्रेड में होल्स होते हैं ना और वो बहुत सॉफ्ट होती है, इसी तरीके से। सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्प अस इन मेकिंग कर्ड और ब्रेड। दिस वाज द फर्स्ट केस। लुक हियर, दिस इज मैदा। भटूरों का जब बैटर तैयार होता है ना वो मैदा से होगा। तो दिस इज मैदा विद ईस्ट। हमने इसमें ईस्ट डाला है, एक्टिवेटेड ईस्ट।
जब हम उसको थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं तो यही जो पूरा फ्लावर है ये इस तरीके से राइज हो जाएगा। इतने से ये इतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी इसकी। दिस इज रेज्ड मैदा। ये प्रोसेस कौन सा शो हो रहा है यहाँ पे? फर्मेंटेशन। The organism responsible is yeast. Now we'll see some commercial use of microbes. अब ये commercial use क्या होता है? जब किसी भी चीज का यूज करके हम उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसको हम मार्केट में बेच सकें और उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो, उसे हम कहते हैं उस चीज का कॉमर्शियल यूज हो रहा है। तो माइक्रोब्स का कॉमर्शियल यूज होता है इन क्रिएटिंग एसिटिक एसिड, वाइन एंड अल्कोहल। ये सारी चीजें जो हैं ये माइक्रोब्स की हेल्प से बनती हैं और मार्केट में सेल होती हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग होती है इनकी, तो इनका कॉमर्शियल यूज हो रहा है। ईस्ट जो है उसको ग्रो करते हैं ऑन नेचुरल शुगर्स एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू अल्कोहल। तो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। Yeast is growing on sugars and it is getting converted into, the sugar gets converted into alcohol. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। So what is fermentation? It is the process of conversion of sugar into अल्कोहल। और ये जो प्रोसेस था इसको लुईस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था। फर्मेंटेशन लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था इन 1857। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन ओवर हियर। लुक, इससे पहले जब हमने ब्रेड पढ़ा था तो हमने उसमें भी ईस्ट पढ़ा था और वहां हमने ये पढ़ा था कि वो क्या कर रहा है? CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ भी हम ईस्ट ही पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है। सो CO2 इज द गैस रिलीज ओवर हियर और अल्कोहल जो है वो ये शुगर कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल चेंज होने की वजह से शुगर से अल्कोहल में। तो ये दोनों में से कोई गलत नहीं है, इट इज जस्ट दैट टू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वी विल सी the medicinal use of microbes. Now these microbes are also used in medicines. How? So medicines which kill or stop the growth of disease causing microorganisms are known as antibiotics. तो वो medicines जो कि या तो stop कर देती हैं growth को या फिर kill कर देती हैं उन microbes को जो किसी disease को cause करते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मार देंगी या उनकी ग्रोथ को खत्म कर देंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। कैसे? हम इसकी जो डिस्कवरी हुई थी जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इन 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। उसकी स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि कैसे एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही बनते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा कि उन्होंने एक प्लेट में, एक पेट्री डिश में कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो किया हुआ था। अब उस पेट्री डिश में एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ मोल्ड्स थे, है ना, ईस्ट के मोल्ड थे। तो जहां पर वो मोल्ड प्रेजेंट थे वहां पर उसके आसपास से सब जगह से ये जो बैक्टीरिया हैं धीरे धीरे ये खत्म हो रहे थे। अब उनको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा तो उन्होंने इस मोल्ड का जो है वो टेस्ट किया कि इसमें ऐसे क्या क्या सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये खत्म हो रहा है। तो उन्हें उसमें मिला पेनिसिलिन। तो ये जो केमिकल प्रेजेंट था इस मोल्ड में ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। लेकिन ये
हमें मिल कहाँ से रहा था? मिल तो एक मोल्ड में से रहा था ना, एक ईस्ट में से मिल रहा था। तो मिल तो माइक्रोब्स में से ही रहा है और माइक्रोब के अगेंस्ट ही एक्ट कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट में एक्ट करता है। ये जिसमें प्रेजेंट होता है उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करेगा। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो माइक्रोब्स की मदद से ही बनाई जाती हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के: पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट वी कम टू वैक्सीन्स। अब ये वैक्सीन्स क्या हैं? तो वैक्सीन्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स which on entering our body are killed by antibodies produced by our body. So disease causing microorganism जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उसको मार देती हैं। जैसे कि अभी हमने एंटीबायोटिक में पढ़ा है ना कि मोल्ड के अंदर कुछ ऐसा केमिकल था जो कि उस बैक्टीरिया को मार रहा था, ऐसी हमारी बॉडी में भी जो ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी, जो हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म अगर एंटर करता है तो उसको मार देती हैं। तो अब क्या है कि ये एंटीबॉडी कुछ चीजों के लिए तो हमारी बॉडी में बचपन से होती है और कुछ के लिए हमारे को वैक्सीन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन है जो आप लोगों ने सबने सुना होगा, दैट इज पोलियो। पोलियो की अब तो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, वो क्या है? वो वैक्सीन है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। तो होता क्या है कि एक वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी भी वो वैक्सीन है, जैसे कि आजकल हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है जिससे हम उसे प्रिवेंट कर सकें, तो इस प्रोसेस में वैक्सीन बनाने में क्या किया जाएगा? डेड या वीकेंड कोरोना वायरस इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा कि वो हमारी बॉडी को कोई हार्म ना करे, और फिर उसे हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हमारी बॉडी ये डिटेक्ट कर लेगी कि ये पार्टिकल जो आया है ये मेरा नहीं है, और वो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनाएगी, मतलब उसके अगेंस्ट एक ऐसा केमिकल बनाएगी जिससे वो मर जाए। तो फ्यूचर में अगर कभी वो चीज हमारी बॉडी में वापस आएगी और वो एक्टिव होगी, मतलब अब वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, तो जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसके एंटर करते ही पहचान जाएगा कि ये जो है ये वो वाला हार्मफुल माइक्रोब है और वो उसको मार देगा। ठीक है? सो दिस वाज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन वैक्सीन टू यू पीपल। तो हमारी बॉडी जो है इट रिमेम्बर्स दैट हाउ टू फाइट विद दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया है उसके साथ कैसे फाइट करना है, अगर एक बार हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती है तो फिर उसे वो चीज याद रहती है। तो इसीलिए क्या होता है कि डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू आवर बॉडी, जिससे कि एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर सकें। और ये जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिन्हें, इन्हें कहते हैं वैक्सीन्स। ये जो डेड एंड वीकेंड माइक्रोब है ये क्या है? यही एक वैक्सीन है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं वैक्सीनेशन, और इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. So till now we have read about 3 discoveries, एक वैक्सीन की, एक एंटीबॉडीज की और एक एंटीबायोटिक्स की, सॉरी फर्मेंटेशन की। The next one is increasing soil fertility. तो अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारा इसमें भी हेल्प करते हैं, किसमें? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही, फर्स्ट चैप्टर में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि कैसे जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं वो रूट्स के साथ रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया और उसको प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट दे क्लीन द एनवायरमेंट। तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, जो हमने ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्मेशन के लिए पढ़ा था, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे मैन्योर्स बनाते हैं. That was the process of decomposition. They were decomposing the organic manures. तो उसके थ्रू वो एनवायरनमेंट भी क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. जैसे अब प्लास्टिक बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है किसी भी नेचुरल तरीके से डिकम्पोज नहीं हो सकती. तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट भी बढ़ता रहता, लेकिन क्योंकि माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प कर रहे हैं. तो ये जो थे, ये क्या थे हमारे? ये हमारे माइक्रोब के फ्रेंड होने के कुछ इंस्टेंसेस थे. कौन कौन से? कि वो हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, उनसे हम वैक्सीन बना सकते हैं जो कि हमें उन्हीं से प्रोटेक्शन देगा, उनसे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं जो हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे प्रोटेक्शन देगा. उसका हम कॉमर्शियल यूज के लिए अल्कोहल, वाइन या एसिटिक एसिड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. उनसे हम कर्ड और ब्रेड बना सकते हैं. सो व्हेन दे आर हेल्पिंग अस टू डू सो मच, so we can consider them as our friends. In the next video in this series, we'll be considering them as foe. हम उन्हें क्यों अपना enemy मानते हैं? Foe is someone who is our enemy. So thank you for watching this video. To get the timely notification कि जब भी दूसरा वीडियो अपलोड हो आप लोगों को पता चल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें.